नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है और आप देख रहे होंगे दोस्तों, प्रतिदिन हमारी संस्था की ओर से छत्तीसगढ़ का पहला चैनल होगा जहां पर हमारी संस्था की ओर से हॉस्टल वार्डन पर आधारित जो भी, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो कंप्यूटर के हों, ताबड़तोड़ वीडियो लगातार यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है ठीक है अपलोड किया जा रहा है। तो आप सभी इन सभी वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अगर कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए ताकि हमें और आगे बढ़ने का मौका मिले और प्रेरणा मिले उन चीज़ों से। चलिए देखते चलते हैं। पहला है इंटरनेट शब्दावली में शब्द W3C का पूर्ण रूप क्या है। देखिए AG3 2021 का प्रश्न है। तो देखिए इंटरनेट से संबंधित टर्मिनोलॉजी में या शॉर्ट फॉर्म में एक तो www है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। एक और होता है दोस्तों, देखिए www4w, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है। और ये तीसरा फुल फॉर्म है W3C। तो W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और C का फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम दोस्तों एक संघ है, एक यूनियन है जो वर्ल्ड वाइड जितने भी वेब पेज बने हुए हैं उनका मानकीकरण करता है, उनको पूरा कंट्रोल करने का काम या उनको डेवलप करने का काम जो संस्था करती है उसी को कहते हैं दोस्तों W3C कंसोर्टियम। याद रखिएगा, ये भी दोस्तों व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा B। चलिए अगला प्रश्न। पहला YouTube वीडियो कब अपलोड किया गया था। तो देखिए YouTube के बारे में न जाने कितनी बार व्यापम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो YouTube अपने आप में एक बहुत बड़ा ठीक है पोर्शन है जिसमें हम लोग ट्रेंडिंग वीडियो पढ़ते हैं। अभी तक इनसे हालांकि प्रश्न नहीं आया ट्रेंडिंग वीडियो किसे कहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो की ठीक है टाइमिंग पीरियड कितना होता है, लेकिन आ सकते हैं। तो YouTube दोस्तों सबसे पहले तो याद रखिएगा कि वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिसको पेपाल नामक कंपनी ने पेपाल कंपनी ने 2005 में YouTube की ये जो वेबसाइट है इसको बनाया था। और इसमें चार्ड, चेन और करीम, देखिए शॉर्ट में याद रखिएगा, हार्ली, चार्ड, जावेद करीम, स्टीव चेन, तीन लोगों ने पार्टनरशिप करके ये जो है 2005 में ठीक है YouTube का आविष्कार किया था। और इसको आगे बढ़ता देख 2006 में गूगल जो कंपनी है, इस गूगल कंपनी ने खरीदा था। अब देखिए प्रश्न क्या आया है, पहला YouTube वीडियो कब अपलोड किया गया। तो देखिए पहला YouTube वीडियो जावेद करीम के द्वारा 2005 में अपलोड किया गया था। उस वीडियो का नाम था दोस्तों मी एट द जू। उस वीडियो का नाम था मी एट द जू। और इसमें वीडियो में आप कभी देखेंगे तो एक जू में वो खड़े रहते हैं और पीछे में एलिफेंट का जू रहता है वो, और पीछे में एलिफेंट लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। उसी वीडियो को उन्होंने डाला था, पहली बार डाला था। और आज YouTube देख रहे हैं, हर फील्ड में आप YouTube वीडियो को पाएंगे, YouTube वेबसाइट को पाएंगे ठीक है। तो 2005 में जावेद करीम ने ठीक है यह वीडियो डाला था। इस वीडियो का नाम था मी एट द जू ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। यूज़र द्वारा भेजे गए डेटा पैकेट्स प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से पहले चुराना क्या कहलाता है। तो देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे होती है स्निफिंग, स्पूलिंग, स्मर्फिंग, स्पूफिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्पूफिंग। कहने का मतलब यूजर जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य डेटा को भेजते रहता है, इंफॉर्मेशन को भेजते रहता है,
और इसी बीच इस डेटा को थेफ्ट कर लेना, चुराना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? स्पूफिंग कहलाता है, याद रखिएगा, स्पूफिंग। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित ये टर्मिनोलॉजी है। चलिए अगला प्रश्न, साइबर राइट वायरस है। हॉस्टल वार्डन 2014 का प्रश्न है, देखिए 2014 में पूछा गया था। तो साइबर राइट वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो साइबर राइट वायरस एक प्रकार का विंडो वायरस है दोस्तों, याद रखिएगा। किस प्रकार का वायरस है? विंडो वायरस है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो आंसर होगा सी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण है? ठीक है, पहला है नेटफ्लिक्स। देखिए नेटफ्लिक्स एंटीवायरस नहीं है, ये क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, याद रखिएगा, OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक, नॉर्टन क्या है दोस्तों? ये एंटीवायरस है, याद रखें। नॉर्टन, एवीरा, एवस्ट, नेटस्केप, नेट सिक्योरिटी, ठीक है, टोटल सिक्योरिटी, अलग अलग, नेट प्रोटेक्टर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस होते हैं। उसी में एक एंटीवायरस है दोस्तों नॉर्टन, याद रखिएगा। विप्रो तो कंप्यूटर की कंपनी है, ठीक है, तो आंसर होगा बी, नॉर्टन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, गूगल में प्रयोग किया जाने वाला डूडल पहली बार कब सामने आया? CSPHCL मतलब विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, यहाँ पर 2019 में प्रश्न आया है। तो देखिए गूगल हम इस प्रकार से लिखते हैं। एक्चुअली गूगल का नाम दूसरा था, गूगल का नाम था गूगल, ये नाम था पहले, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इसका नाम हो गया क्या? गूगल। और इस गूगल कंपनी की स्थापना दोस्तों 1998 में की गई थी। और इसी वर्ष दोस्तों देखिए गूगल, जब इस प्रकार से गूगल सर्च इंजन जब आप ओपन करेंगे तो एक सर्च बॉक्स रहता है। सर्च बॉक्स के ऊपर में कुछ इमेज GIF फाइल टाइप ये मूव करते रहते हैं, मतलब ये स्पेशल डे रहता है, उसके आधार पर यहाँ पर जो इमेज डाला जाता है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? डूडल। गूगल के सर्च बार के ऊपर जो इमेज डाला जाता है उसी को कहा जाता है दोस्तों डूडल। और डूडल को कब डाला गया था दोस्तों? 1998 में डाला गया था। आप प्रतिदिन अगर आप गूगल का सर्च इंजन ओपन करेंगे तो वह डेट अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई इम्पॉर्टेंट डेट होगा, जैसे मान लीजिए आपका 5 सितंबर टीचर डे, तो टीचर से संबंधित वहाँ पर इमेज बना रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है? डूडल कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का संबंध AI से है? AI तकनीक। AI जब भी आपके जहन में यह बात आती है तो AI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जो हम 2024 ठीक है ईयर जो ये चल रहा है, ठीक है, ये पूरा AI का ज़माना है दोस्तों। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ठीक है विभिन्न प्रकार के ठीक आवाज़ बनाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ठीक है और विभिन्न चीज़ें बनाई जाती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह प्रयोग हो रहा है। और इस यही जो है 5th जनरेशन का क्या है? ये कंप्यूटर है। 5th जनरेशन का इसे ही कहा जाता है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर खुद ब खुद काम करते हैं दोस्तों, और इसे को ही कहा जाता है रोबोटिक्स, ठीक है। और इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं उसके लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा यूज होती है, एक तो है दोस्तों प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और एक होता है लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये दोनों जो है, इन दोनों का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था जॉन मैकर्थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, www में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, www में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो www में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है दोस्तों HTTP। सबसे पहले जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक एड्रेस बार होता है जहाँ पर हम URL टाइप करते हैं, और ये जो URL है, URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये रिसोर्स को बताता है, और ये चालू होता है HTTP से, http:// और www.google.com। ये जो HTTP है यही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट में लिखे गए, ठीक है, चीज़ों को जो भेजने का काम करता है उसे कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। इसके बाद देखिए ये www है। ठीक है, तो यहाँ पर www में प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों? HTTP है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक ईमेल अकाउंट स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्रायः इसे क्या कहा जाता है? तो जैसे आपका ईमेल होगा, चाहे वो रेडिफ मेल में हो, चाहे गूगल में जीमेल में हो, चाहे याहू में हो, आप अपने ईमेल को इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेट में जो कंटेंट रहते हैं वो आपके मोबाइल में नहीं रहते, वो एक अलग जगह रहते हैं, एक अलग जगह सर्वर में रहते हैं। इसी सर्वर को कहा जाता है दोस्तों मेल बॉक्स। क्या कहा जाता है इसे? मेल बॉक्स। और ये इस मेल बॉक्स में ये आप ही के, ठीक है, ईमेल नहीं रहते, पूरे विश्व में जितने भी ईमेल यूज़र हैं इनके ईमेल यहीं पर रहते हैं, ईमेल के जो कंटेंट है यहीं पर रहते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से अगर हम अपना ईमेल ओपन करते हैं तो एक प्रोटोकॉल है जो इस मेल बॉक्स से हमको जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल यही क्या करता है दोस्तों, आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जब आप लॉगिन करते हैं तो ये जो है इस मेल बॉक्स से जोड़ने का काम करता है। अभी इसमें संसार के जितने भी यूज़र हैं इनके ईमेल के से संबंधित कंटेंट रहते हैं। अब आप ही के ईमेल से कनेक्ट करना है, इसके लिए आपको दो चीज़ें इसीलिए आवश्यक होती है। पहला है आपका यूज़र आईडी और दूसरा है दोस्तों पासवर्ड, याद रखिएगा। इसमें यूज़र आईडी मैंने बताया था केस सेंसिटिव नहीं होता, कहने का मतलब आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, दोनों एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन पासवर्ड दोस्तों याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये मेल बॉक्स में रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, थंबनेल इमेज फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो देखिए कोई भी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे ही कहते हैं फाइल एक्सटेंशन, जो डॉट के बाद सेपरेट किया जाता है। तो जो थंबनेल फाइल है, देखिए थंबनेल जो इमेज है, अगर पूछा जाएगा इमेज का सबसे छोटा रूप, सबसे स्मॉलेस्ट रूप कौन सा होता है कहेंगे तो याद रखिएगा थंबनेल इमेज। और इसका फाइल एक्सटेंशन दोस्तों .th होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? .th। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो संचार का प्रकार नहीं है? ठीक है, वीडियो संचार का प्रकार कहने का मतलब जो वीडियो फाइल बनते हैं उसके एक्सटेंशन कौन कौन से नहीं। तो देखिए MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये जो है आपका वीडियो फाइल है। दूसरा है .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये भी जो है आपका वीडियो फाइल है।
तीसरा WMV विंडो मीडिया वीडियो, ये भी वीडियो का ठीक है फाइल एक्सटेंशन है। .jpg ये वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है दोस्तों, ये इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, चित्र का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। पहला Ctrl+W, दूसरा Ctrl+Q, तीसरा Ctrl+D, चौथा A और B दोनों। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ओपन विंडो को क्लोज करने का दो शॉर्टकट की है, पहला है Ctrl+W, दूसरा है Ctrl+Q। तो आपका आंसर होगा दोस्तों A और B दोनों, डी आंसर। तो Ctrl+W और Ctrl+Q में अंतर क्या है? तो एक शॉर्टकट की ठीक है ये करेंट जो ओपन फाइल है उसको क्लोज करता है, और एक दोस्तों जितने भी फाइल हैं उसको क्लोज करता है। दोनों में ये अंतर है, दोनों क्लोज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए पूछा है, करेंट या ऑल को नहीं पूछा है, तो दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, MS वर्ड में बने फाइल की पहचान क्या है? तो MS वर्ड में बने फाइल की पहचान क्या है दोस्तों? अब देखिए पहला है .doc, 1997 से लेकर 2003 तक के जो भी फाइल थे इनका फाइल एक्सटेंशन ठीक है .doc था, और 2006 से अभी प्रेजेंट ठीक है जो भी फाइल बनते हैं उसकी पहचान है .docx। ठीक है, तो ये आंसर होगा A और B, A अथवा B, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, MS एक्सेल में सेल E10 में फार्मूला लिखने का सही विकल्प क्या है? देखिए व्यापम 2017 का प्रश्न है। तो MS एक्सेल चूँकि कैलकुलेशन पर आधारित है, और कैलकुलेशन की बात जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में भी फार्मूला या फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप किसी सेल में, देखिए इसको सेल कहा जाता है, जब भी किसी सेल में आप फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले एक सिंबल का यूज़ किया जाता है, वो है कौन सा? इक्वल टू। इस सिंबल के बाद आप फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इस सिंबल को बिना प्रयोग किए आप फार्मूला नहीं लिख सकते, तो जहाँ पर नहीं है उसको काट देना है, जहाँ पर है वही आपका क्या है? आपका आंसर है। चलिए तो इसका आंसर होगा डी, इक्वल टू A1 + B1। मतलब क्या करेगा ये? A1 सेल A1 और सेल B1 इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देगा। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर 3 करते हैं और यहाँ पर 2 करते हैं, तो इस सेल में जो आंसर आएगा वो दोनों को जोड़ कर आएगा, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ओपन सोर्स, पहली बात तो ओपन सोर्स मैं कई बार बताया हूँ, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम जिसका सोर्स कोड ठीक है ओपनली निःशुल्क सबको दे दिया जाता है, ताकि उसमें कुछ सुधार कर सकें, उसमें सुझाव कर सकें और अलग अलग एडिशन भी बना सकें। तो इस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या सॉफ्टवेयर को कहा जाता है दोस्तों ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए, यह निःशुल्क उपलब्ध होता है, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल सही है। इसके सोर्स कोड में बदलाव किया जा सकता है, ये भी सही है। इसका मालिकाना हक कंपनी के पास ही होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है को पहचानना है। पहला है देखिए पेज मेकर। पेज मेकर ठीक है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, गलत। देखिए पेज मेकर क्या है दोस्तों, हम अपनी आवश्यकता के लिए पेज मेकर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है यूनिक्स। यूनिक्स क्या है दोस्तों, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है,
और तीसरा है एंटीवायरस। एंटीवायरस दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एंटीवायरस दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीनों के तीनों क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्नों को ठीक है बारीकी से ध्यान देकर बनाना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं कि एक प्रश्न में 3 प्रश्न रहता है, तो आपको नंबर तो एक ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें गलत होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। और जहाँ गलत होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है वहाँ टॉपर अपना पोजीशन बना लेते हैं, जो सेलेक्ट होने वाले रहते हैं उन लोग अपना पोजीशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको 1 नंबर मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है और ऐसे प्रश्नों को सही बनाकर अपना जो ठीक है अपने आप को रिजर्व करना है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के भौतिक बनावट से नहीं, मतलब फिजिकल कंपोनेंट से नहीं? तो पहला देखिए प्रोसेसर, इसका संबंध है। प्रोसेसर एक हार्डवेयर है, ठीक। सीपीयू, सीपीयू भी क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उसी को प्रोसेसर कहा जाता है, ये भी हार्डवेयर है, फिजिकल कंपोनेंट। बायोस और सीमोस, सीमोस है देखिए जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, वो सीमोस है, जो सीमोस चिप को पावर सप्लाई करती है, तो ये भी हार्डवेयर है। बायोस जो है दोस्तों ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये इसका संबंध जो है भौतिक बनावट से नहीं है, तो आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है? तो देखिए पहला प्रोग्राम, बिल्कुल प्रोग्राम के द्वारा ही सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है दोस्तों? सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मीन्स सॉफ्टवेयर। और दोस्तों कहा जाएगा तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम हार्डवेयर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं डलवाएंगे तो मोबाइल को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पहला जरूरी ये भी चीज़ है प्रोग्राम। दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब ही होता है प्रोग्राम, कहने का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो तीसरा है देखिए सॉफ्टवेयर, तीनों चीज़ जरूरी है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। हर प्रश्न में देखिए उपरोक्त सभी जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का आंसर उपरोक्त सभी हो। अगर उपरोक्त सभी में जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी मिलते हैं इसके आंसर से, तब आपको आंसर लेना है उपरोक्त सभी। अदरवाइज आपको गलती से भी उपरोक्त सभी नहीं लेना है। देखिए 1 लाइनर के प्रश्नों में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें ये डेंजर जोन होता है। पहला तो इनमें से कोई नहीं और दूसरा उपरोक्त सभी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डीवीडी का वैध रूप नहीं है? देखिए पहला है डीवीडी आर, डीवीडी आर मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें सिर्फ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है डीवीडी आरडब्ल्यू मतलब होता है रीराइटेबल, इसमें एक बार डेटा डालने के बाद हम फिर से इसमें डेटा डाल सकते हैं। तीसरा है डीवीडी/डब्ल्यू, ये जो है आपका वैध, इसका एडिशन नहीं है, तो आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है, डीवीडी/डब्ल्यू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? व्यापम में 2023 का प्रश्न है। तो सीपीयू के अंदर का दोस्तों देखिए, सीपीयू कहने का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यह 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है एएलयू, एक होता है आपका सीयू और एक होता है आपका एमयू। तो यहाँ पर देखिए एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अरिथमेटिक लॉजिक काम करता है।
दूसरा है आपका CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा जो है आपका MU मतलब मेमोरी यूनिट, यहाँ पर मेमोरी आते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी को और सेकेंडरी को, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट भाग है, कंट्रोल यूनिट भाग है, AL यूनिट भाग है, इनपुट यूनिट इसका भाग नहीं है। तो आंसर होगा D दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, हम वार्डन के लिए जो हैं, जो आपके 30 नंबर के कंप्यूटर हैं और 25 नंबर का मैथमेटिक्स, कहने का मतलब आप खुद जो है इसका गुणा भाग कर लो कि इसमें जो 25 नंबर का मैथ्स है ये आपको प्रतिदिन इसका वीडियो मिल रहा है, साथ ही साथ आपका 30 नंबर का जो कंप्यूटर है इसका आपका वीडियो मिल रहा है। तो आपका कहने का मतलब 55 नंबर का फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट हम दे रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, जो पैटर्न है उसके माध्यम से यहाँ पर सारा चीज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी वीडियो का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने सुझाव कृपया कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर दें ताकि हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। चलिए अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।